अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जबीरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज है 10 अप्रैल 2025 और आज से 3 साल पहले 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में पहली बार किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तहरीके अदम एतमाद के जरिए हटाया गया था। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद 174 वोटों के साथ कामयाब हुई थी और PTI की हुकूमत के खात्मे के 3 साल मुकम्मल आज होने पर एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। पंजाब के जो तमाम अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स हैं उनको अपने हल्कों में एहतजाज की हिदायत जारी की गई है। दूसरी तरफ पार्टी की सूरत हाल ये है कि अपने ही रहनुमा एक दूसरे पर दस्तों गिरेबां हैं, इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब बानी PTI ने वार्न कर दिया है, वार्निंग दी है कि अगर आइंदा किसी ने किसी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान जारी किया तो उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। हमारा आज का सवाल ये होगा कि तहरीक इंसाफ में जो बढ़ती धड़ेबंदी है, आखिर इसकी वजह क्या है और क्या वाकई तहरीक इंसाफ इस वक्त 3 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ। ऐसा लग रहा है कि तवील अरसे बाद बिलाखिर नवाज शरीफ सियासी मैदान में वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क गिर जलसे जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो आगाज़ है वो पंजाब से होगा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी वो किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि पार्टी सदर की जो दोबारा एंट्री है ये नून लीग के लिए कितनी करामत साबित हुई। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ट्रंप की बात, जिसने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। क्या ट्रंप की जो टैरिफ जंग है उसका असल हदफ सिर्फ चीन है और इसका मकसद क्या है, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और अब्दुल्ला हामिद गुल साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। आदिल साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। अगर 3 साल को हम ऑब्ज़र्व करें, 3 साल का जायज़ा लें तो पार्टी ने क्या खोया, क्या पाया और 3 सालों के बाद आज कहाँ पे स्टैंड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, 3 में पार्टी ने मकबूलियत के लिहाज से देखें तो पार्टी ने बहुत कुछ गेन किया है। जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद जो साइफ़र का बयानिया जो उन्होंने बनाया तो उसको पजीराई मिली। एंटी अमरीका जो उनका बयानिया था उसको पजीराई मिली। और फिर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जो भी जमात जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाती है, उसको यकीनी तौर पर जो है वो हमेशा इसी तरह रहा है कि उसको पजीराई मिलती है। इससे पहले हमने देखा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पॉपुलर जमात थी पंजाब की और उसका बयानिया जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। जब नवाज शरीफ को हटाया गया, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया उनका कामयाब हुआ, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो कंप्रोमाइज़ कर लिया और उसका नुकसान भी जो है मुस्लिम लीग नून ने हटाया। और अभी यही वजह है कि जो इमरान खान ने एक बयानिया बनाया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। पार्टी ने मकबूलियत तो बहुत हासिल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद जो इक़्तिदार है वो उतना ही उनसे जो है वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप पाकिस्तान में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही वो वाहिद ताकत है जो आपको, जिसे कहते हैं कि पावर कॉरिडोर जिसे कहते हैं, जहाँ से हर जो पॉलिटिकल जमात है जब तक उसको वहाँ पे मकबूलियत हासिल ना हो उसके लिए इक़्तिदार का रास्ता इतना आसान नहीं होता। इमरान खान 2018 में आए थे, इसी रास्ते से गुजर के जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचे थे। इससे पहले भी इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या और बाकी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो इसी, जब तक उनको मकबूलियत नहीं मिली वो जो है वो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सके। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह की तकसीम है, पार्टी जो बाहर क़यादत है वो तकसीम दर तकसीम है, एक दूसरे के मफादात हैं, एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, किसी के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्तों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखिए, जेल के अंदर कौन जाता है, क्यों जाता है और क्या पैगाम लेके जाता है, यकीनी तौर पर उसमें जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी किसी न किसी हद तक जो है वो शामिल होती होगी, क्योंकि वो खुद जो है इस बात का इजहार बारहा कर चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल करने रखना चाहते हैं। तो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। खाकवानी साहब, एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल करना चाहते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उनके बयानिए में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत तंदो तेज़ बातें भी की जा रही हैं और यही बयानिया उनका बिक भी रहा है और उनकी जो मकबूलियत है उसमें भी इजाफा हो रहा है। इन 3 सालों में आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये देख लिया है कि जो तनाव है वो उन्हीं के नुकसान में है, इसी वजह से अब बात जो है वो मुज़ाकरात की हो रही है, बातचीत की बात हो रही है?
आपका सवाल मेरे से सवाल जी है जी आपका? जी खाकानी साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, तहरीक इंसाफ ने अपने पिछले 2-3 सालों में मुख्तलिफ उसके फेजेज रहे हैं और वो एक बात हमने देखा है कि अपनी पॉपुलैरिटी वो गेन करके उसे बरकरार रखने में भी कामयाब हुआ है। यानी अब 1 साल तो पूरा हो गया ना 8 फरवरी के इलेक्शन को भी, उसके बाद भी पीएमएल खासकर पंजाब में बड़ी एक्टिव रही है, चीफ मिनिस्टर भी काफी एक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ में डेंट पड़ गया हो। तो एक तरफ उन्होंने अपने पॉपुलैरिटी, अपने वोट बैंक को एक बड़ी हद तक, यानी अभी तक डायरेक्ट टेस्ट तो नहीं हुआ कोई इलेक्शन भी उस तरह का बड़े, यानी पिछले चंद माह के बाद नहीं हुआ उस तरह का, या कोई बलदियाती इलेक्शन भी पंजाब में नहीं हुआ, टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा ये सबका यही है कि वो अभी तक कायम है। लेकिन ये चीज इन्होंने एक बात सीखी है तहरीक इंसाफ ने, ज़ाहिर उनको समझ आई है कि टकराव की पॉलिटिक्स का कोई फायदा नहीं हो सकता, खासतौर एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट टकराव की। मेरे ख्याल है 26 नवंबर वाले के बाद ये चीज एक अच्छा, पार्टी के अंदर ना मुख्तलिफ ग्रुप्स और कैंप्स मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जो शुरू से ही ये कह रहे थे कि हमें मुज़ाकरात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। मुझे किसी ने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई साल 1.5 साल पहले इनको मशवरा दिया कि खान साहब को पैगाम भिजवाया कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करें और उन्हीं से सारा मामला तय होगा। तो वो इस तरह के और भी लोग ये बात मशवरा ये देने वाले थे, लेकिन 26 नवंबर को जो धचका लगा ना उस वाकये के बाद, मेरा ख्याल है वो एलिमेंट जो मुज़ाकरात की और मफाहमत की बात करें, उनको एक मौका मिला उनको प्रिवेल करने का। जब जिसमें हमने देखा कि जनवरी में ये मुज़ाकरात की बात भी चली, लेकिन उस तरह नहीं हो सकी, लेकिन अभी वो चीजें चल रही हैं। और हमने देखा कि अभी पिछले प्रोग्रामों में हमने भी डिस्कस किया, मैं भी एक प्रोग्राम में शामिल था जिससे अमेरिका से जो पाकिस्तानियों को जो वफ्द आके मिलता रहा, और वो चीजें बैक चैनल, वो भी सारे मामला चल रहे हैं। ठीक, यानी मुज़ाकरात, मुफाहमत वाली चीजें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ ने लर्न किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ये मुमकिन नहीं, इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं कि अपना बेसिक नैरेटिव छोड़ दे। यानी ये मुमकिन नहीं कि वो 3 साल के लिए अलग से बैठ जाए और पीएमएल को हुकूमत मान ले, या मान ले उस तरह का, या उनको एक मुंतखब। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला हामिद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गए हुए 3 साल हो गए हैं और तहरीक अदम एतमाद के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहे थे और पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था। इसके बाद आपने किस तरह से देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन, उनकी मकबूलियत, और अब जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये 3 साल कैसे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो तहरीक इंसाफ ने जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने एक बयानिया बनाया और जो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के अंदर मकबूल भी हुआ, चाहे वो उसकी वजूहात जो थी वो सच पे थी या झूठ पे थी, इससे मुबर्रा, लेकिन वो बयानिया मजबूत था। लेकिन जब 9 मई के वाक़यात हुए तो उन्होंने, मेरे ख्याल में इतनी उनकी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इतना उन्होंने तैयारी नहीं की थी, जिसके नतीजे के अंदर 9 मई का एक बहुत ही खतरनाक, अंधोनाक वाक़या हुआ, जिसको कभी भी रियासत जो है वो फरामोश नहीं करेगी, ये बात तो तय है। अब रियासत के साथ बराह रास्त टकराव जो था वो उनके लिए महंगा पड़ गया, और साथ ही साथ ये है कि उन्होंने आने वाले जो चीफ थे आर्मी के, उनके मुतालिक भी एक मेरे ख्याल में फजूल और लग प्रोपेगेंडा जो है वो वक्त से पहले शुरू कर दिया, तो इससे मेरे ख्याल में कोई अच्छे वाइब्स नहीं गए। तीसरी जानिब जो है उनको ये था कि शायद जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि कोई एक अचंभा हो जाएगा और बिल्कुल उनके लिए जो एक सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो जाएगी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी उनको कोई अच्छी जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वो नहीं आ सका, जिसके नतीजे के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर एक वाज़ेह डेंट नजर आया। देखिए, डेंट तो मौजूद है, डेंट अगर ना मौजूद होता तो फिर क्या अली अमीन गंडापुर साहब अपने आपस के इख्तलाफात जो थे उनका इजहार करते, और फिर मुतअद्दिद ग्रुप्स जो सामने आए हमने वो भी देख लिया। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ को जहां कभी अमेरिका से उम्मीद थी, कभी उसको मगरिब से किसी मुल्क से, कभी अरब दुनिया से, कभी उनको अपने मुल्क के अंदर अवाम से, और फिर उन्होंने अवामी सतह के ऊपर टकराव का भी बंदोबस्त किया, लेकिन वो टकराव जो था वो उस अंदाज में कामयाब नहीं हुआ। पहले तो जो टकराव चले उसके अंदर पंजाब और दीगर सूबों से भी उनको जो है वो लोग मुयस्सर आए, लेकिन बाद में ये देखा गया कि सिर्फ जो हुकूमती सतह के ऊपर जिन लोगों को नवाजा गया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो लोग एहतजाज का हिस्सा बने, और फिर जो एहतजाज को लीड कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, वो भी कहीं कमजोरी का शिकार बन गए, और वो भी आपने देखा कि मुतअद्दिद बार वो बिल्कुल जो रास्ता था वो
तब्दील करके जो है पतली गली से निकल गए। इससे यकीनन तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं उनके अंदर एक बददिली भी पैदा हुई और वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या उनकी लीडरशिप जो है वो अब 14 साल या इससे ज्यादा सजा भुगत के बाहर निकलेगी या फिर उससे पहले कोई मामला होगा। क्योंकि अभी जिस तरह डॉक्टर्स का जिक्र किया, मैं ये बड़ा जरूरी समझता हूँ। देखिए, डॉक्टर्स जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को लाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। पैसे के जरिए उन्होंने जो है वो हेल्प की। लेकिन इससे हट के क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि भाई बराह रास्त जो है उनको मदऊ किया जाए, उनके साथ बात की जाए और अपना मौक़िफ़ पेश किया जाए। इसमें कहीं तहरीक-ए-इंसाफ की वकालत शामिल नहीं है, बल्कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसको मेरे ख्याल में वहां के जो डॉक्टर्स थे, वो क्यों पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने समझा और उनको अपनी गलती के ऊपर नदामत हुई। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप बात करेंगे आदिल साहब, जो धड़ेबंदी हमें नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, हम देख रहे हैं कि जो रहनुमा हैं आपस में ही दस्तों गिरेबां हैं, पार्टी का इसको कितना नुकसान हो रहा है? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि 3 ग्रुप प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं और उसमें जो सोशल मीडिया का ग्रुप है वो सरे फहरिस्त है और वही लीड कर रहा है इसको? देखिए, जो पार्टी के जो क़यादत है जो बाहर है जेल से, उसमें जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो खौफ इमरान खान के रवैये की वजह से है। किसी को नहीं पता कि किसके बारे में इमरान खान कब अपना रवैया जो है वो तब्दील करें। वो शेर अफजल मरवत को कभी जो है वो आगे ले आते हैं और कभी उनको बिल्कुल उनकी छुट्टी करा देते हैं। इस तरह और बहुत सारी लीडरशिप हमने देखी जिनको पहले आगे लाया गया और फिर उनकी छुट्टी करा दी गई। फैसल चौधरी को आप देख लें कि वो एक मौका था कि वो उनके वकालत में वो आगे थे, पेश थे, लेकिन फिर एकदम उनकी छुट्टी करा दी गई, उन पर पाबंदी लगा दी गई। तो असल चीज़ ये है कि इमरान खान के रवैये की वजह से जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ है और जो जितने भी बाहर बैठे लोग हैं। अब आप देखें कि सलमान अकरम राजा एक बड़े माकूल आदमी है, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन उन्होंने बैरिस्टर गौहर के हवाले से दिया या अली ज़फ़र के हवाले से दिया वो मुनासिब नहीं था। उन्होंने अपने ही पार्टी के चेयरमैन के ऊपर अदम एतमाद कर दिया कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम सानी जो है वो कर रहे हैं। इस तरह जो केपी के अंदर सूरत हाल है, देखिए पार्टी जो है इंटरनली जो है वो डिस्टर्ब है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है किसी को। और जो सोशल मीडिया, और फिर आप ये देखें कि आप जिसके यानी कि सलमान अकरम राजा ने अपने चेयरमैन के खिलाफ गुफ्तगू की और वही सारा कुछ ट्रोलिंग जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो बैरिस्टर गौहर के खिलाफ शुरू हो गई। तो ये एक लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ धड़े बहुत ज़्यादा जो है वो ताकतवर ज़रूर है, लेकिन पार्टी जिस तरह से इंतशार का शिकार है वो इसी तरह तकसीम दर तकसीम होती चली जाएगी। सबकी जो केपी चैप्टर है उसकी नज़रें जो है वजारत आला के ऊपर है, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो बहुत उनके जो राब्ते हैं वो इस तरह के हैं। आदिल साहब, एक तरफ हम देख रहे थे कि आपसी इंतशार और दूसरा ये भी कहा गया था कि इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को साजिशी कहा है। इमरान खान साहब ने कहा है, इसको डिनाई किया और उन्होंने कहा है कि ये जो अब एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं या आपस में जो इंतशार फैला रहे हैं, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। आमिर साहब, आपको लगता है कि ये जो तनबीह है, ये जो वार्न किया है बानी पीटीआई ने, कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, पढ़ना चाहिए क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ में इमरान खान ये सब कुछ है। आप देखें शेर अफजल मरवत को उन्होंने साइड लाइन किया बल्कि पार्टी से ही निकाल बाहर किया, तो वो तहरीक शेर अफजल मरवत एक तरह के अकेले ही हो गए किसी और बंदे के लिए। आज वो बैरिस्टर गौहर को, आज सलमान अकरम राजा को, किसी भी लीडर को पीटीआई से अगर वो निकाल देते हैं या कोई ओहदा नहीं देते उनको, तो वो पीटीआई में जीरो हो जाएगा, इसमें तो शक ही नहीं ना। इमरान खान सब कुछ है वहां पे। तो लेकिन मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा, एक तहरीक इंसाफ देखिए एक अवामी पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है। जो बड़ी पार्टियां होती है या अवामी जमात होती है, एक जमाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसा होता था, वहाँ एक ग्रुपिंग और चीजें रहती थी, मसले होते थे क्योंकि लोग आते जाते रहते थे, बाहर मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं और मुख्तलिफ तबकात के लोग हैं। लेकिन अब ये ज्यादा हो गई है, काफी ज्यादा हो गई है और तहरीक इंसाफ से ये शर्मिंदगी का बायस बन रहा है और वो जिस तरह ना बात उड़ रही है। और आदिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा अगर चेयरमैन के खिलाफ इस तरह बात करेगा, अली ज़फ़र के खिलाफ बात करेगा, तो वो एक तो अच्छा तासुर नहीं मिलता है इससे। एक बात है ये भी फर्क
है कि ये वकला है ये उस तरह के पॉलिटिशियन है नहीं। मतलब सलमान अकरम राजा साहब की पूरी पॉलिटिक्स जो है पिछले 1 साल तक मुहित है ना। इससे पहले तो वकील थे, खालिद वकील थे, प्रोफेशनल वकील थे, सियासत में तो वो बिल्कुल थे ही नहीं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, क्या पार्टी में इतने कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं जो पार्टी को लेके चलें और जब तक बानी बाहर नहीं आते वो पार्टी को संभाल सकें? ये देखिए, कॉम्पिटेंट लोग तो बिल्कुल मौजूद हैं, हर पार्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन मसला यहाँ ये है कि जब यहाँ अपना मफाद और अपनी जात जो है मुकद्दम हो तो फिर वो कॉम्पिटेंसी जो है वो आपकी खत्म हो जाती है और आपके मफादात उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। आपने देखा कि यहाँ बंदर बांट है। मैं अगर आपको सच्ची अल्फाज में बताऊं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इनकी जो मेजर की आदत है, मैं क्या बोलूं, मेरे साथ तो बाकायदा डिस्कशन होती है, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान अंदर ही रहे और वो बाहर आई ना, ताकि इनकी जो है वो सियासत चलती रहे। और यही बंदर बांट की वजह जो है, जिसके अंदर अपने हिस्से का, जिसको कहते हैं ना कि माय पाई शेयर ऑफ द पाई, मुझे ज्यादा अपना हिस्सा चाहिए, उसके चक्कर के अंदर जो है ये आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरबां है और इसका नतीजा जो है ये बहुत खराब निकलेगा। और इमरान खान साहब का भी मसला ये है कि वो बहुत ही कानों के कच्चे हैं। आप जाती हैं तो वो आपकी बात को मान लेते हैं, मैं जाता हूं तो वो मेरी बात को मान लेते हैं। और यही बड़ा अलमिया है इनकी पार्टी का कि क़यादत जो है उसके अंदर इतना जो सियासी, जिसको कहते हैं ना कि जी पॉलिटिकल विजडम, वो उनके अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये तमाम जो पार्टी जो है वो इंतशार और बिखरी पड़ी हुई है। और उसकी वजह यह है कि आप कभी अलीमा खान को देखें कि वो पार्टी चलाती हैं, तो कभी जो है वो बैरिस्टर गोहर के साथ पे हुमा बैठती है, कभी जो है वो सलमान अकरम राजा। बिल्कुल ऐसी ही कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है ये पार्टी, और लग रहा है कि ये कंफ्यूजन जो है वो पार्टी के अंदर भी है और पार्टी के बाहर भी वो डिपेक्ट हो रही है। इस चंक को कंक्लूड करेंगे, शॉर्ट आंसर लेना चाहूंगी आदिल साहब। 3 साल के बाद अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि पार्टी कुछ संभलेगी और ये जो अनस्टेबिलिटी हमें पार्टी के अंदर नजर आ रही है, बानी पीटीआई कोई किरदार अदा करेंगे इसको स्टेबल करने में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पार्टी इस वक्त जिस पोजीशन में है उसका जिम्मेदार ही इमरान खान है। वो खुद ही अपने जो क़यादत है उनके बारे में बातें करते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर बैठी क़यादत है उसको बात करने का मौका मिलता है। और हम देखते हैं कि फिर सोशल मीडिया पे उसी तरह की ट्रोलिंग जो है वो ठीक है। आपको लगता है कि बानी पीटीआई ही कसूरवार हैं, रवैये में तब्दीली की जरूरत है? खाकवानी साहब, क्या इमरान खान साहब का विजन क्लियर है? देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान के जो मोटिव्स हैं, जो एजेंडा है, चीजें हैं, वो सब क्लियर हैं और काफी हद तक उन्होंने अपनी चीजें हासिल कर रखी हैं। एक सियासतदान की सबसे बड़ी कामयाबी होती है अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट बरकरार रखना। पॉलिटिकल सपोर्ट उनकी बरकरार है। आज अगर एस्टेब्लिशमेंट अगर साइड पे हो जाए, वाकई साइड पे हो जाए, तो आप देख लीजिएगा कि सियासी तौर पर कितनी बर्तरी और कितना बड़ा एडवांटेज तहरीक इंसाफ। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट साइड पे हो जाएगी या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अपने जो रवाबित है उनको बेहतर किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? एस्टैब्लिशमेंट साइड पे होना चाहे तो भी वो जो है वो उनको नहीं करना चाहते। खुद आप इमरान खान साहब ने नहीं देखा आपने, जब भी वो कहते हैं कि वो कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, जिसके कंधे पे वो बैठ के आए थे उसको दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो नाराज हैं किसी एक फर्द वाहिद से या 2-4 शख्सियात से, लेकिन उनको मालूम है कि असल हकीकत में आज अगर आपको मैं यकीन से बताऊं कि अगर इनको खुला छोड़ दिया गया और एस्टैब्लिशमेंट वाकई बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, ना हुकूमत की साइड पे ना किसी और, तो फिर आप देखना इस मुल्क का अल्लाह माफी दे क्या हाल करते हैं। चलें, ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। ऐसा लग रहा है कि वो सियासी मैदान में एक बार दोबारा से उतरने को तैयार हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कायद नून लीग और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जलसे जुलूसों का प्लान बना लिया है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब से इसका आगाज़ होगा। तो ऐसा लग रहा है कि बाकायदा तौर पे सियासी मैदान में उनकी वापसी होने जा रही है। आदिल साहब, नून लीग के लिए नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो कितनी कारआमद साबित होगी और क्या ज़रूरत है अभी उनकी वापसी की? देखिए, अभी तो मेरा ख्याल है कि इस मौके पर जिस तरह की वो खामोशी उन्होंने पहले इख्तियार किए रखी और फिर अब दोबारा जो है वो एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है अभी कबल वक्त है चीज़ें। क्योंकि आपने अगर पंजाब की सियासत में दोबारा वापसी लेनी है, अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेना है, तो आपको कोई बयानिया बनाना पड़ेगा।
जिस तरह का तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है, जितना जिसको आवाम में पजीराई मिली, इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया अपनाया था जब वो इस्लामाबाद से लाहौर गए थे कि वोट को इज्जत दो, तो उसको पजीराई मिली थी। तो ऐसा कोई जानदार बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो चाहिए, जिसकी बुनियाद पर वो अपना वोट बैंक है उसको वापस ले सके। जहाँ तक कारकर्दगी का सवाल है, अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि पंजाब में कोई बहुत बड़ा कोई वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कोई बहुत बड़ा मार्का अभी तक कोई ऐसा मारा है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कारकर्दगी का नारा लगाएं और आप वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। टाइम लगेगा। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि कम से कम उनको 2 से 2.5 साल चाहिए अपने वोटर को दोबारा अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन हमने जो अब तक देखा है 2024 के इलेक्शन में जो कुछ जिस तरह की सूरत हाल थी, उसमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा बयानिया जो है वो कामयाब हुआ। तो अभी भी मुस्लिम नवाकायद जो है वो अगर मैदान में आना चाहते हैं, अब देखें वो क्या बात करेंगे। वो एक मरकज़ में जो है उनके भाई वज़ीर आज़म है, पंजाब में उनकी बेटी वज़ीर आला है, तो वो ऐसे में एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो कोई बयानिया बना नहीं सकते। तो लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ जलसे करने से क्या उनका वोटर उस तरह से वापस आ जाएगा? ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बयानिया बनाने की जरूरत है। खाकवानी साहब, लगता है नून लीग के जो थिंक टैंक्स हैं वो इस वक्त सोचो विचार में है कि कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग बयानिया बनाया जाए जो मकबूल हो जाए। देखिए, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। बिल्कुल सही कहा गया आदिल साहब ने कि इनके लिए क्या नैरेटिव बनाएंगे। और इस वक्त परफॉर्मेंस, और अभी देखिए जहां तक कारकर्दगी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी चंद ही दिनों में गंदम का इतना बड़ा क्राइसिस आना है। बेअंदाजा है, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, किसान सख्त परेशान है और इतना बड़ा एक क्राइसिस आएगा, इतनी बड़ी नफरत अवाम के हुकूमत के खिलाफ पैदा हो जिसकी हद भी नहीं। क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि पंजाब हुकूमत खरीदारी करेगी और पंजाब हुकूमत गंदम बिल्कुल ही नहीं खरीद ली। तो गंदम का जो रेट है वो मेरा ख्याल है कोई 2400-2500 मन के करीब ही होगा, तो जबकि ये खर्चे उससे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो एक बहुत ही शदीद किस्म की नाखुशी और नाराजगी फार्मर्स में, जो कि एक ज़ाहिर पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आबादी का, तो उसमें आएंगे। तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के साथ तो अगर साउथ पंजाब में जाते हैं या कहीं पे भी, इधर भी सरगोदे वगैरह में और जगहों में भी जलसों में जाएंगे, तो मेरा ख्याल है बहुत मायूसी होगी। मैं तो कसूर के अलावा किसी और जगह उम्मीद नहीं, मुझे नहीं लगता कि लाहौर में भी नवाज शरीफ साहब कोई अच्छा बड़ा जलसा कर सके। बहुत मुश्किल सूरत हाल है इनके लिए। और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या करना है, बलूचिस्तान के मामले में कम से कम इनको चाहिए कुछ एक कोई हल ऐसा निकालें कि वहाँ पे अगर लोगों से मिल मिला के डॉक्टर मालिक मिले हैं ये, तो बलूचिस्तान पे ही अगर ये कुछ कर सकते हैं तो चलो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। या अगर ये कुछ कर सकते हैं तो पीटीआई के साथ एक सियासी एक मफाहमत की या सियासी इस्तेकाम के लिए कुछ करें। जरदारी साहब को भी उनकी सेहत बेहतर हो जाए, उनको भी मिला के एक अगर कोई ग्रैंड इस तरह का कर सकें तो, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब्दुल्ला साहब, क्या क्राइटेरिया आप देख रहे हैं और क्या ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ साहब के पास कि अपनी खोई हुई मकबूलियत ये वापस हासिल कर सके? क्या सिर्फ जलसे जुलूस कर लेना काफ़ी होगा? देखिए, कोई भी मकबूलियत का तो मैं नहीं, लेकिन कोई भी ताकत की मुतल्लिक इस टाइम पे बात हो रही है। और क्या एस्टेब्लिशमेंट ने या जो मुक्तदर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हाथ उठा लिया, तो इसका तो जवाब बिल्कुल नफी में है। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये अपने तय कोशिश है, यानी कि खुद आओ मिलके मेरी बातें करें वाली बात है। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए उनको बहुत अभी जो बिल्कुल मैं खाकवानी साहब से इत्तफाक राय रखता हूँ कि गंदम का क्राइसिस इतना शदीद और इतना बड़ा होगा कि जहां पंजाब में तकरीबन 70% आबादी जो है वो काश्तकारों की है, उसके लिए जो फिर बैकलैश आएगा वो इतना मजबूत होगा कि उसको संभालना मुमकिन नहीं रहेगा। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है, तो बलूचिस्तान के अंदर तो फिर आपको याद है कि तकरीबन मोर और लेस बराबर सीटें थी दोनों की, पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग की। तो फिर मुस्लिम लीग को तो हुकूमत वहां नहीं मिली, वहां तो पीपल्स पार्टी को मिली। तो फिर अब इसका मतलब यह है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ा किरदार उनको अदा करने देगी बलूचिस्तान में, और ताकि जो है सब लोग खुशी खुशी राजी राजी हो जाएं और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत वहां आ जाए? तो ये तो फिर मुमकिन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की ये जो डॉक्टर मालिक साहब ने बिल्कुल गए तो जरूर हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास इस टाइम पे देने के लिए क्या है? क्या वो अथॉरिटेटिव पोजीशन के अंदर है? क्या उनको ये टास्क जो है वो उन लोगों ने दिया है जो इस टाइम पे मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो फिर अगर
अगर ये अपने तई है और खुद साख्ता कोशिश है तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर कोई ज्यादा जो है कामयाबी उनको मिलेगी। हाँ, उन्होंने पहले तो नाराज होकर वो बैठे रहे, उन्होंने कहा कि शायद कोई मुझे मनाने आएगा। जब कोई मनाने नहीं आया तो उन्होंने कहा चलो हम रूठे तो कोई बात नहीं। लोगों ने तो ये कहा कि तुम रूठे हम छूटे, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने कहा कि जी अब अगर वो रूठ गए हैं, अब रूठना खुद ही उन्होंने अपना खत्म कर दिया। और आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, आओ मिलकर मेरी बातें करें। आदिल साहब, ये इसी के मुतरादिफ होगा नवाज शरीफ साहब की जो वापसी होगी, नवाज शरीफ साहब के जो जलसे होंगे, और इसके साथ साथ ये जो वापसी है इसको ऑपोजिशन क्या अपने लिए खतरा महसूस करे या कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें? देखिए, पीटीआई के पास तो स्पेस है नहीं वहाँ पर। तहरीके इंसाफ कोशिश भी करे तो उनको उस तरह से जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी को जो है वो वहाँ पर स्पेस चाहिए, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो को वो वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे उनको पंजाब में जो है वो नशिस्तें चाहिए। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने पंजाब में कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू नहीं की, मुस्लिम लीग नून ने कोई सिंध में इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। तो दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे के साथ चूँकि कंप्रोमाइज़ करके बैठी हुई हैं इक़्तिदार के अंदर, या एक दूसरे की सपोर्ट कर रही हैं, तो इसलिए दोनों का जो है वो एक रजामंद होना किसी चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो नवाज शरीफ साहब की जो पहले मकबूलियत थी, या जिस तरह का पहले उनका क्राउड, जिनको बारे में कहा जाता था कि वो क्राउड पुलर है, या उनकी बेटी जिस तरह से क्राउड पुलर है, नारोवाल में जो जलसा किया, एक अच्छा शो मुस्लिम लीग नून ने किया था, अगर इस तरह के शोज़ जो है वो बाकी सूबों के अंदर भी, बाकी जो है वो शहरों के अंदर भी होते हैं, पंजाब के अंदर, हो सकता है कि किसी हद तक जो वोटर जो है वो नाराज़ हो गया था नवाज शरीफ के पाकिस्तान ना होने की वजह से, वो वापस मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ठीक है, लेकिन हम शोर नहीं है। खाकवानी साहब, अगर हम मरियम नवाज की बात करें, आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून के लिए उनका जो रोल है उसकी मकबूलियत को वापस लाने के लिए और उनकी जो कारकर्दगी है उसको किस तरह से आप रीड कर रहे हैं? देखिए, रोल तो बहुत अहम है। पंजाब का वज़ीर आला हो, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है, मुस्लिम लीग नून की इदारे एक सबसे मरकजी पोजीशन है, सबकी रोल तो अहम है। और वो ये कहना चाहिए कि वो मतलब कर भी रही है, कोशिश भी कर रही है, ऐसा नहीं कर रही हो, हाथ पैर जिस ना मारे जा रहे हैं, बिल्कुल कोशिश की जा रही है, और कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, जैसे तैयाबदाद के खिलाफ कंपेन बेहतर हुई है, अस्पतालों की ये छापे जो मारे जा रहे हैं। ये वही काम है जो शहबाज शरीफ साहब 90s में कर चुके हैं, और सोशल मीडिया के दौर लोग इलेक्ट्रिक हो गए हैं। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ टिकटॉक और व्यूज और वीडियो क्लिप्स बनाने का बहाना है। लोग अब देखे, पूरे सवाल भी किए, साफी ने सवाल किया कि आपका ये काम नहीं है, तो उसको उन्होंने जस्टिफाई किया कि नहीं, वज़ीर आला को चाहिए घर से टांग बटांग रख के ना बैठे और ये कर। लेकिन बात ये नहीं है, वज़ीर आला हर अस्पताल से पहुंच नहीं सकता। सिर्फ लाहौर में कितने अस्पताल है, कितने बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स हैं और अस्पताल हैं, और पूरे पंजाब के सैकड़ों अस्पताल बनते हैं। तो वज़ीर आला फिर यही काम करता रहेगा, फिर स्कूल है, फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। असल में सिस्टम बनाने की जरूरत है, और इस सिस्टम बनाने का असल में देखें, मुस्लिम लीग का असल मसला क्या है वो समझ लेना तो सारी बात खत्म हो जाती है। मसला ये है, नून लीग अभी भी आज भी 90s की पॉलिटिक्स कर रही है, जो शहबाज शरीफ साहब 97 में काम कर रहे थे वज़ीर आला के तौर पे। ठीक है, ये उसी की कंटिन्यूटी हो रही है। अब्दुल्ला साहब, अगर ये उसी की कंटिन्यूटी है तो फिर ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर ले? देखिए, ये तो मुस्लिम असल में एक दिन के अंदर जो है लोगों के दिलों में कदूरतें पैदा नहीं होती हैं और एक दिन में वापस नहीं आती हैं। इट विल टेक टाइम। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि इस टाइम पे अभी बात की गई कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है बयानिया, देखिए क्या इमरान खान साहब की जो थी वो परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग उनके साथ खड़े, तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो नहीं है। तो फिर जब परवेज इलाही की परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतरीन थी, तो फिर उनको वोट कितने मिले थे वो भी आपके सामने है। तो फिर इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस का इससे ताल्लुक नहीं है, बयानिए की बात है। बयानिए का जब मसला आया, जब नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क में होना चाहिए था, तब वो जाके यूके चले गए और फिर वहां से बैठ के वो मामला चलाते रहे। फिर उनका अपना घर जो है वो डिसऑर्डर है। आपको मालूम है कि हाउस ऑफ शरीफ जो है उनके अंदर शहबाज शरीफ साहब एक साइड पे खड़े हैं और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो दूसरी जानिब खड़े में हैं। तो इसलिए जो अपना हाउस डिवाइडेड है, तो इस वजह से जो पार्टी के अंदर, ये बात तो सबको पता है पार्टी के अंदर के हाउस डिवाइडेड है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ट्रंप के हवाले से, चीन के लिए क्या पॉलिसी उसने बनाई है नहीं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रंप ने चीन के अलावा तमाम मुल्कों पर जो टैरिफ है वो 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों को ट्रंप ने ये रियायत दी है। आदिल साहब, फिर ये वाज़ेह हो गया है कि जो टैरिफ जंग था उसका असल हदफ सिर्फ चीन है और इसका मकसद जो है वो भी तकरीबन वाज़ेह हो चुका है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है ट्रंप की इससे पहले जब वो इक़्तिदार में आए थे उनकी उस वक्त भी एक पॉलिसी थी कि जो चीन की जो जीडीपी ग्रोथ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है चाइना दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी होगा, तो उस वक्त भी उनकी पॉलिसी थी कि किसी तरह चीन को एंगेज किया जाए, किसी जंग में एंगेज किया जाए। ये जिस तरह से अब टैरिफ लगाकर जो एक तिजारती जंग शुरू की है, बेसिकली चीन की जो ग्रोथ है उसको रोका तो नहीं जा सकता लेकिन उसको स्लो किया जा सकता है। तो यही टारगेट जो है वो ट्रंप लेके जो है वो आगे आए हैं और अब तो बिल्कुल लेकिन इसका नुकसान जो है सिर्फ चाइना को नहीं उठाना पड़ेगा, इसका नुकसान जो है अमेरिका को भी जो है वो उठाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है बढ़ता है तो एक जिस तरह से अभी तो सेनेट में या कांग्रेस में जिस तरह की आवाज़ें उनके खिलाफ उठनी शुरू हुई हैं, कल को अगर आवाम उनके खिलाफ जो है इन्फ्लेशन पे निकल आई सड़कों पर तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो और फिर दूसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया एक साइड पर है और ट्रंप और अमेरिका जो है वो एक साइड के ऊपर है। उन्होंने अपने दोस्तों को भी जो है ये जो टैरिफ है वो लगा कर जो है नाराज़ किया। यूरोपियन यूनियन इसी तरह जो है वो उनसे नाराज़ है। तो आने वाले दिनों के अंदर यानी सोशल आइसोलेशन का शिकार अमेरिका हो सकता है। तिजारती जंग में दो बड़ी ताकतें खाकवानी साहब आमने सामने आ चुकी हैं, आगे क्या होने वाला है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ट्रंप से? जी, ट्रंप से तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असल में वही मॉडल वही है कि चीन को रोका जाए और चीन को जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है उसे बाहर किया जाए। असल में ये एक पॉलिसी को रिवर्स किया अमेरिका ने। पहले इन्होंने पॉलिसी ये बनाई थी कि रशिया को और कम्युनिस्ट ब्लॉक सबके खिलाफ, फिर 70 में जाके ये अब हम उसमें पाकिस्तान का भी रोल था जब अमेरिका ने चीन के साथ निक्सन का वहाँ पे विजिट भी हुआ जिसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है। चीन के साथ उन्होंने रिलेशन बना के चीन को मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में आने की इजाजत दी। खासतौर पे 2000 के बाद जब वो WTO भी ज्वाइन कर लिया चीन ने, तो सारी माशी तरक्की जो हुई है अब अमेरिका को इसका एहसास हुआ है कि उनसे गलती हुई है। अब वो चीन को इस सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, आसान नहीं है। और अमेरिका क्योंकि अब अच्छा देखिए ये ट्रेड वार तो इस वक्त लग रही है ना, अल्टीमेटली आगे जाके ये मिलिट्री वार में भी जाए। अब देखिए 6th जनरेशन जो फाइटर जेट्स पे अमेरिका भी काम कर रहे हैं और चीन ने भी अपना J-50 का अनाउंस कर दिया कि 6th जनरेशन पे काम कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं काफी हद तक। तो ये बहुत सारी चीजें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी है और हमें पाकिस्तानी हुकूमत ठीक कर रही है कि अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से गुरेज कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी चाहते हैं यही है कि ठीक है अब्दुल्ला साहब, ये जो ट्रंप की पॉलिसी है और जो निफास ट्रंप अपनी पॉलिसीज का कर रहा है, इसका क्या नुकसान अमेरिकी अवाम को भी होगा और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इन्हें? जी बिल्कुल, खमियाजा तो भुगत रहे हैं और मेरे ख्याल में भुगतना पड़ेगा भी। लेकिन इससे एक बात तो आया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अंदाजा हो गया है कि वो चीन को साउथ चाइना सी के अंदर एंगेज करने के अंदर नाकाम रहे। वो चीन के ऊपर बराह रास्त हमला करके या किसी भी एंगेजमेंट के अंदर जो कि मिलिट्री एंगेजमेंट है उसके अंदर वो देर नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने अब टैरिफ वॉर की बात कही है। लेकिन टैरिफ वॉर के अंदर उनको ये समझना चाहिए है कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के ऊपर पाबंदी लगाई और अर्सला जो कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जिस तरीके से रिएक्शन दिया, इसका मतलब यह है कि चाइनीज मंडियों के लिए जो है वो जगह खुल रही है। जिस तरह से 5G के ऊपर जब अमेरिका ने हवावे पे पाबंदी लगाई तो उसी वक्त जो है वो यूरोपियन यूनियन ने भी पाबंदी लगा दी। लेकिन इस बार सिलसिला जो है वो उसके बरक्स होगा। अभी ऑलरेडी जैसे आईफोन वगैरह है उसकी कीमत जो है वो $2400 पे पहुंच जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में अफोर्डेबल नहीं रहेगा किसी भी अमेरिकी के लिए। अब आप अमेरिका को अगर गौर से देखें तो 34% दुनिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 4% अवाम जो है वो खा रही है और उनकी आदत ही यही है कि वो जो कम से कम जो है वो चीजों के ऊपर और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर चले और सस्ती मसनूआत। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।